हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। ये नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर है, नया कैंपस है। ऐसे में जो उद्घाटन हुआ है, ये जो पूरा प्रोसेस रहा है, जो डेवलपमेंट रहा है, ये हमें एक नया अवसर देता है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति में, हमारे इतिहास में एक बार फिर से नज़र डालें और एक बार फिर से उसे समझने की कोशिश करें कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे इतिहास में भारत के लिए गौरव का कितना इंपॉर्टेंट विषय रहा है, भारत के लिए कितना ज़रूरी रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि जान लिया जाए कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो में हम खबर पे बात करेंगे, खबर के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास पर एक बार नज़र डालेंगे। इसके अलावा इसका विध्वंस किस तरह से होता है, किस तरह से इसको नष्ट किया गया, उस पर भी बात करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार जो रहा, उसका क्या इतिहास रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, उसको भी देखेंगे। और फिर जो नया नालंदा विश्वविद्यालय बना है, उसका जो कैंपस है, उस कैंपस की क्या विशेषताएं हैं, उन पर भी बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी और प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है GS पेपर 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, इन तमाम सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय रहा है, जो महाविहार रहा है, उसका इतिहास क्या था। तो सबसे पहले लोकेशन की अगर आप बात करें तो ये प्राचीन मगध में मौजूद था। मगध में मौजूद था। प्राचीन मगध का मतलब ये है कि आधुनिक बिहार में आपको देखने को मिलता है। और स्पेसिफिक लोकेशन अगर आप देखें तो प्राचीन मगध में नालंदा राजगृह करके एक जगह थी, या जिसे आप वर्तमान समय में राजगीर कह सकते हैं। राजगीर जो शहर है, पाटलिपुत्र शहर या वर्तमान जो पटना है, उसके करीब जो है हमें ये विश्वविद्यालय देखने को मिलता है। स्थापना की अगर आप बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 5वीं शताब्दी के आसपास और इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुमार गुप्त को, जो कि गुप्त राजवंश से संबंधित है और कई किताबों में उनको शक्रादित्य के नाम से भी परिभाषित किया गया है, इस नाम से भी संबोधित किया गया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि जो कुमारगुप्त थे वो बेसिकली हिंदू धर्म को फॉलो करते थे और जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में जो कम्युनल हार्मनी थी, जो अलग अलग धर्मों के बीच में आपको सहयोग देखने को मिलता था, समन्वय देखने को मिलता था, उसका एक बेहतर उदाहरण आपको यहाँ पर इस विश्वविद्यालय के तौर पर देखने को मिल जाएगा। इस विश्वविद्यालय की विशेषताओं की अगर आप बात करें तो ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी होने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट आकर के रह सकते थे और रहने के साथ साथ अपनी शिक्षा जो है प्राप्त कर सकते थे। दुनिया भर के अलग अलग देशों से यहाँ पर स्टूडेंट देखने को मिलते थे, जैसे कि चीन हो गया, कोरिया हो गया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया। और अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो तमाम देश हैं, ये वो देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के एक इम्पॉर्टेंट सेंटर के तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय काम कर रहा था। तो दुनिया भर के विद्वान यहाँ पर आकर्षित हुए। अलग अलग विषयों की पढ़ाई यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मेडिसिन की पढ़ाई होती थी, खासतौर पर जो आयुर्वेद मेडिसिन थी उसकी पढ़ाई यहाँ पर देखने को मिलती थी। आयुर्वेद हो गया, बौद्ध धर्म की पढ़ाई आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, गणित की पढ़ाई हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, व्याकरण हो गया, ग्रामर हो गया, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी हो गई। इसके अलावा भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलॉसफी, ये तमाम जो विषय थे वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय में देखने को मिल जाते थे। और 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास ये जो पूरा विश्वविद्यालय था, ये पाल वंश के अधीन रहते हुए पाल वंश के संरक्षण में अपने उरूज पर पहुंचता है। अपने विश्वविद्यालय जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है। दुनिया भर के कई जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ पर आते थे और जो भारत के भी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो भारतीय गणितज्ञ और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट जो है 6ठी शताब्दी के दौरान यहाँ पर एक शिक्षक के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर, एक गाइड के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तो आपको एक कठोर साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। एक बहुत कठोर जो है इंटरव्यू होता था और उसके बाद जब आपको एडमिशन मिल जाता था तो एडमिशन मिलने के बाद जो स्कॉलर्स का एक ग्रुप हुआ करता था वो आपको गाइड करता था, वो आपको प्रशिक्षित करता था। और इन स्कॉलर्स में कोई छोटे नाम शामिल नहीं थे, इन स्कॉलर्स में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धर्मपाल हो गए, सीलभद्र हो गए। ये लोग कौन हैं? ये आपका बौद्ध धर्म के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट विद्वान यहाँ पर मौजूद थे।
इसके अलावा विश्वविद्यालय में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी भी मौजूद थी, पुस्तकालय था, जिसको धर्मगूंज के नाम से जाना जाता था। और ये जो पुस्तकालय था, यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय में तकरीबन 9 मिलियन हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद थीं, जो कि बौद्ध धर्म का दुनिया का सबसे समृद्ध ज्ञान का भंडार माना जाता था। लेकिन इसके बाद पुस्तकालय को किसी की नज़र लगती है। नालंदा महाविश्वविद्यालय का विध्वंस हमें देखने को मिलता है। तो 1190 के आसपास तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी जो थे, उसके द्वारा बेसिकली आगजनी का शिकार हो जाता है पूरा विश्वविद्यालय। वहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसमें आग लग जाती है, और आग लगने के दौरान ये जो पुस्तकालय में आग लगी थी, ऐसा कहा जाता है कि आग तकरीबन 3 महीने तक पुस्तकालय को जलाती है। वहाँ की लाइब्रेरी में जो किताबें थी वो 3 महीने तक जलती रहती हैं, और इस आग की वजह से भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का जो इतिहास रहा है, जो ज्ञान रहा है, वो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। हालांकि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जरूर बचती हैं, और ये मैन्युस्क्रिप्ट अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में आपको लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में जो है देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी 1190 में जब इसका विध्वंस होता है, उसके बाद लगातार जो है इतिहास के पन्नों में गायब हो जाती है। बहुत समय पर के बाद भी इस पर चर्चा नहीं होती है। इसके बाद हमें 1812 में पहली बार इसकी खोज देखने को मिलती है। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसीसी बुकारेन हैमिल्टन द्वारा विश्वविद्यालय को फिर से खोजा जाता है, और 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर प्राचीन यूनिवर्सिटी यानी कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी का जो है खिताब दिया जाता है। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनरुद्धार, फिर से इसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, और इसका जो पहला विचार आता है मॉडर्न इंडिया में, वो विचार आपका पेश किया जाता है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से 2006 में। इसके बाद 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। 2014 में राजगीर के पास एक इलाके में इसका निर्माण का काम शुरू होता है। 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राजगीर के पिलाखी गांव में इसका जो है पिलाखी गांव में स्थिर इसके परिसर की आधारशिला रखी जाती है, और फिर 2017 में निर्माण कार्य शुरू होने के बाद काम खत्म होता है, और अब इसका जो है उद्घाटन किया जा रहा है। ये हमने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा। अब जो नई यूनिवर्सिटी है उसकी विशेषताओं की अगर आप बात करें तो पूरी यूनिवर्सिटी आपका 100 एकड़ में फैली हुई है, और नया परिसर प्राचीन वास्तुकला सिद्धांतों के साथ पर्यावरण और अनुकूलन वास्तुकला को एकीकृत करता है। यानी कि यहाँ पर आपको पर्यावरण की एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे, और जो आर्किटेक्चर के एलिमेंट थे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये जो कैंपस है आपका शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की अवधारणा को फॉलो करता है, नेट जीरो के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। यानी जो आपका कैंपस है जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है उतना ही ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसके अलावा लगभग यहाँ पर 1900 छात्रों को पढ़ाने के लिए जो है सुविधाएं मौजूद हैं। 40 क्लासरूम्स आपको मिलेंगे। 300 से ज़्यादा संयुक्त बैठक की क्षमता वाले 2 आपको सभागार भी देखने को मिलेंगे। 550 छात्रों के लिए यहाँ पर छात्रावास है। संकाय के लिए यानी फैकल्टी के लिए 197 शैक्षणिक आवास इकाइयाँ मौजूद हैं। खेल परिसर है, चिकित्सा केंद्र है, वाणिज्यिक केंद्र है, संकाय क्लब हैं। इसके अलावा ये जो स्कूल है यहाँ पर 6, ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है 6 स्कूल यहाँ पर संचालित होंगे। जैसे आपका बौद्ध अध्ययन हो गया, बौद्ध अध्ययन के लिए अलग केंद्र है। इतिहास का अध्ययन है, पारिस्थितिकी यानी आपका एनवायरनमेंट के अध्ययन के लिए, सतत विकास के लिए, भाषाओं के लिए, साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए। तो यहाँ पर करंट अफेयर का हमारा सेक्शन समाप्त होता है। अब अंत में एक सवाल जो है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। उसके सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें इन 2 कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। दूसरा कथन है ये अपने बौद्ध अध्ययनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स पर चर्चा की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।